देखो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में जो फ्रिक्शन पढ़ा रहा था तुम लोग को पढ़ाया था, उसके बाद आज 10th में चला है, तो वो जितना पेंडिंग था सारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हम सूडो फोर्स और फ्रिक्शन को बहुत डिटेल में पढ़े हैं आज। ठीक है, तो हमारा कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए? एक तो बेसिक में जितना आना था पढ़ा दिया, वेक्टर पढ़ा दिया हूँ, काइनेमेटिक्स पढ़ा दिया, काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल भी पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसमें फ्रिक्शन भी पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा है वर्क एनर्जी एंड पावर। हेडिंग डालो, लिखो वर्क एनर्जी। प्रीवियस चैप्टर से हाँ पूछ लो। हाँ। हम्म। देखो। हाँ। हाँ। पापा पूछ रहे थे कि तुमको डाउट नहीं आया ये? देखो, ये ब्लॉक था, ब्लॉक पे फोर्स ऐसे लग रहा था। ठीक है, जिसमें फोर्स कितना था? 100 न्यूटन। ठीक है, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो एक तो हमारा ये हो जाएगा इसका नॉर्मल आगे की ओर, एक इसका वेट लगेगा नीचे, और एक फ्रिक्शन लगेगा ऊपर। ठीक है, अभी देखो फ्रिक्शन कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर ही लगेगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। अगर ब्लॉक ऊपर चलने लगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? नीचे। शायद मैं वो चीज ध्यान नहीं दिया था वहां पे। अब देखो, अगर ये 100 न्यूटन है, ये कितना है? 30 डिग्री है ये, है ना? इसका एक कंपोनेंट कहाँ होगा? इधर की ओर। कितना हो जाएगा तुम्हारा? 100 cos 30। 100 cos 30 कितना होता है? 50√3। 2√3/2 होता है ना, तो 100 से 2। अच्छा, एक कंपोनेंट इसका कहाँ होगा? ऊपर। ये कितना हो जाएगा? 50, 100 sin। ठीक है, अगर हम फ्रिक्शन का वैल्यू लिखें, एफ एस या फिर एफ के जो भी लिखना, वो क्या होता है? म्यू इंटू एन। अगर तुम वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स बैलेंस करो तो आगे क्या है? नॉर्मल, और इधर क्या है? 50√3। तो नॉर्मल का वैल्यू कितना आ जाएगा? 50√3, माइनस प्लस नहीं, मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। ये कितना था? 0.2 इंटू में 50√3, 10√। फ्रिक्शन कितना लग सकता है? 10√3। ठीक है, अच्छा वेट कितना है? 5 था। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन। ठीक है, और ऊपर ये कितना फोर्स लग रहा है? 50√3। ठीक है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन है। अच्छा, ऊपर भी कितना लग रहा है? 50। आप बताइए चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? मतलब फ्रिक्शन नहीं लगेगा? जब फ्रिक्शन है तो क्यों नहीं लगेगा? फ्रिक्शन भी 50 और वेट भी 50। अच्छा मान लो, चलो थोड़ा देर के लिए, अगर ये मास 6 kg होता तो ये कितना हो जाता है? 60। ठीक है, ये किधर जाता है? नीचे। तो फ्रिक्शन किधर लगता है? ऊपर। और फ्रिक्शन कितना हो जाता है? 10√3। क्लियर है? एक मोमेंट के लिए, बट दोनों बराबर है। हाँ भाई। बताओ। हम्म? हाँ 50 लग रहा है, चलो। 50 नीचे क्यों लग रहा है? और ऊपर? अरे है तो फोर्स है ना। कौन सा? नीचे क्यों लगेगा? एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट, डायरेक्शन इधर है, एक इधर होगा और एक इधर होगा।
10 रूट, अच्छा ये बता रहे हो। एक तो यहाँ नीचे आ गया 50, एक ऊपर आ गया कंपोनेंट 50, ठीक है, और एक इधर से नॉर्मल लग रहा है 50 न्यूटन। क्लियर है? 50√3। बताओ ये चलेगा या नहीं चलेगा? देखो मैंने एक्चुअली ना वहां पे म्यू एस म्यू के नहीं दिया था, क्या दिया था मैं? सिंपली म्यू दिया था, ठीक है। वहां पे एक चीज मिस्टेक हुआ है। तो मी यहाँ पे मैंने क्या बोला, सिंपली अगर म्यू दिया हुआ है तो तुम उसको जरूरत पड़ने पे म्यू एस भी ले सकते हो और जरूरत पड़ने पे म्यू के भी ले सकते हो। तो जब दोनों बराबर हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे जब दोनों इक्वल हो गया तो फिर इस चलने की कोई नौबत नहीं आती। अब देखो कैसे, कॉमन सा बात सुनो, फ्रिक्शन चलने में हेल्प नहीं करेगा यहाँ पे। अगर मान लो कि ऊपर की ओर फोर्स लग गया फ्रिक्शन, मान लो तो ये ऊपर चलने लगेगा। अगर ऊपर चलने लगा तो कायदे से फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए? नीचे। तो फ्रिक्शन फिर नीचे लगेगा तो नीचे चलने लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं। क्लियर है? हम्म। आ जाओ वर्क एनर्जी में, वो सुधार लेना उसको, ठीक है। कोई बताएगा मुझे वर्क होता क्या है? वर्क का हिंदी का मतलब समझते हो क्या होता है? काम नहीं, कार्य बोलते हैं एक्चुअली, काम नहीं बोलते। क्या है, तुम लोग वर्क करते हो। अच्छा तुम सब चल कर आए, वर्क किए, किया। अच्छा मान लो इस पेन को मैं यहाँ से उठा के यहाँ तक ले गया, क्या वर्क किया? ले जाने में क्या लगा? अच्छा इस पे लग क्या आ रहा है? जैसे मान लो कि एक ब्लॉक है, ठीक है, और एक ब्लॉक को मैं ऐसे रख दिया, ठीक है, और इस पे मैं एक फोर्स लगा दिया F, ठीक है। मान लो ये फोर्स क्या है? F। इस फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से मान लो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है? D, ठीक है। इस फोर्स की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट आया? D। मतलब कुछ समय में D डिस्टेंस चल जाता है। तो क्या इस फोर्स ने कुछ काम किया, कुछ वर्क किया या नहीं? अच्छा कोई जरूरी है कि फोर्स लगेगा तो हम वर्क करेंगे ही करेंगे? ये भी कोई जरूरी है? देखो ये सब तुम लोग मन में डाउट लाओ, मैं चाहता हूं कि मन में डाउट आना चाहिए तुम्हारे, और एक एक करके हम सारी चीजों को क्लियर करेंगे। जैसे मान लो, चलो एक बहुत अच्छा सा मीथ देता हूं। जैसे मान लो कि तुम कहीं एयरपोर्ट पे गए, ठीक है, तुमने एक वो कुल्ली किया, बोला कि चलो ठीक है मेरा सामान लेकर चलो। तो ऐसा एकदम फ्लैट सरफेस है, कहीं ऊपर नीचे नहीं है, ऐसा। वो सामान उठाया, सर पे रखा, चलने लगा, ठीक है। तुमको जाकर डेस्टिनेशन तक छोड़ दिया वो। हाँ बोले ठीक है भाई सामान रख दो, रख दिया। तुम पढ़े हो फिजिक्स, तुम बोले तुमने तो काम किया ही नहीं, तो तुमको मारेगा भी वो। बोलेगा भाई मैंने तो काम किया, क्योंकि उसको तो फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है, बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स उसने काम नहीं किया। तुम लोग सब चौंक गए होगे, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स काम उसने कैसे नहीं किया, बट फोर्स तो लग रहा है। जैसे मान लो कि सामान को सर पे रखा उसने, तो सर पे उसका वेट का तो प्रभाव हो रहा है ना उसका सर पे, तो भाई वर्क तो करना चाहिए, फोर्स तो लग रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि इस ब्लॉक के बारे में मैं पढ़ता हूँ, इस ब्लॉक का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इस ब्लॉक में कितने फोर्सेस लग रहे हैं फिलहाल? एक नीचे, एक ऊपर, चलो मान लो कि फ्रिक्शन भी है, एक फ्रिक्शन पीछे, और ब्लॉक चल रहा है, इसीलिए मैंने फ्रिक्शन को क्या दिखाया है? छोटा, ठीक है। ये हो गया W, ये हो गया फ्रिक्शन F K, क्योंकि चल रहा है, और ये नॉर्मल। टोटल कितने फोर्स है? 4, ठीक है। इस चारों फोर्स लगने की वजह से ये चल रहा है, तो मान लो कि चल कर वो यहां पहुंच गया, यहां, ठीक है, ब्लॉक यहां पहुंच गया ऐसे, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे मल्टीपल फोर्स लग रहा है, तो सारे फोर्स अपना अपना काम करेगा, सबका अपना अपना काम है। मैं तुमको बोलता हूं कि इसमें जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स कौन सा है इसमें? F। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अप्लाइड, जो हमने लगाया, या फिर इसको कभी कभी क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फोर्स। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फोर्स, है ना। बाकी सब तो सिस्टम होने की वजह से आ रहा है, ठीक है। हमने लगाया नहीं, नॉर्मल को हमने नहीं लगाया, वो कांटेक्ट में वैसा सिस्टम है इसलिए वो लग गया, ठीक है। मैं बोलता हूं तुमको
कि यहाँ पे इस अप्लाइड फोर्स ने काम किया, पर मैं बोलूंगा तुमको कि फ्रिक्शन ने काम किया, बट अगले वर्ड में मैं बोलता हूँ कि नॉर्मल ने काम किया ही नहीं। फिर मैं बोलूंगा तुमको कि वेट ने काम किया ही नहीं, तो तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, बट सब फोर्स है, ये भेदभाव क्यों भाई? उसके लिए चलो बहुत अच्छा, तुम लोग ये रखो, अब मैं तुमको डेफिनेशन बताता हूँ, अपने आप क्लियर हो जाए। पहले हम लोग ना मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसका हम लोग फिजिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे, ठीक है? कि मान लो कि मैं तुमको बोलूंगा कि भाई ये वर्क फोर्स लग रहा है बट ये वर्क कर नहीं रहा है, तो फिर हो क्या रहा है, क्या एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, वर्क एनर्जी से कैसे रिलेटेड है? जैसे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मूव करने में बहुत हेल्प कर रहा है वो। जैसे मान लो कि वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। हीट का यूनिट क्या होता है, जूल। तीनों का यूनिट सेम है, तो फिर ये क्या रिलेट हो क्या रहा है, सेम ही चीज को हम लोग फिर अलग अलग नाम क्यों दे दिए? मतलब ऐसा समझो कि तुम्हारा नाम यहाँ सोर्या मित्तल है, कहीं और कुछ और कर दिए, वहां कुछ और कर दिए, वहां कुछ और कर दिए, क्यों? ऐसा जरूरत क्या पड़ी? अगर ऐसा हम कर भी दिए तो ये चारों चीजें आपस में रिलेट कैसे हो रहा है? ठीक है, हमको ये सब चीजें देखना है, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वर्क का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है, कि वर्क बताता क्या है, कि वर्क है क्या। मान लो कि एक ब्लॉक है और एक ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है एफ। अब वो फोर्स एफ कैसे भी लग सकता है, कोई जरूरी है कि हॉरिजॉन्टल होगा, कोई जरूरी है कि वर्टिकल होगा, कोई जरूरी है, मैंने क्या ले लिया, जनरल एंगल थीटा पे, ठीक है? और ये मान लो कि हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बना रहा है, इस फोर्स के लगने की वजह से इसमें एक डिस्प्लेसमेंट आया। क्या आया, एक डिस्प्लेसमेंट, और वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी। मैं यहाँ पे डी यूज कर रहा हूँ, कोई एस यूज कर सकता है, या फिर कोई आर भी यूज कर सकता है, किसी का मन है तो वाई भी यूज कर सकता है। ये सारे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो वर्क का बेसिक डेफिनेशन होता है, वर्क को हम लोग डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, और उसका फिजिकल मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। एफ क्या है, फोर्स। डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और डॉट का क्या मतलब हुआ, जैसे कि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। याद आ रहा है कुछ? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या था, ए डॉट बी। क्या लिखते हैं हम लोग, ए बी कॉस थीटा, ठीक है? ए क्या है उस वेक्टर का, मैग्नीट्यूड। बी क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। अगर मान लो कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये थीटा क्या है, इनके बीच का एंगल। मैं बताया था कि दोनों को टेल को एक साथ मिला दो, या फिर दोनों को हेड के एक साथ मिला दो, तो उनके बीच में जो हाँ, नहीं पढ़ाया था डॉट प्रोडक्ट? चलो ठीक है, अगर जिनको नहीं भी पता मैं बता देता हूं। देखो, अगर दो वेक्टर है, क्या है, दो वेक्टर, ठीक है? एक वेक्टर कुछ ऐसा मान लो ए, और दूसरा वेक्टर बी। क्लियर है? इसको क्या बोल दिया मैं, वेक्टर ए, और इसको वेक्टर बी, और दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा, ठीक है? तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहाँ पे ए स्केलर नहीं है, क्या है, वेक्टर। बी भी क्या है, वेक्टर। तो जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे ए वेक्टर नहीं है, ए क्या है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बी क्या है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों का, अच्छा ए वेक्टर था, बी वेक्टर है, अब बताओ ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, cos थीटा वेक्टर है नहीं। तो दो वेक्टर को जब मैं मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट क्या आया, एक स्केलर। क्या आया, स्केलर। यही क्रॉस प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है, वेक्टर आता है। अगर याद हो तो मैंने ऐसा पढ़ाया था कि ए क्रॉस बी, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस। इसका वैल्यू होता है प्लस माइनस ए बी साइन थीटा
इनटू में n कैप। यहां पे मैंने एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये n क्या है? कैप है। कैप में क्या होता है? यूनिट वेक्टर। और ये जो यूनिट वेक्टर है ना, a और b के परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लो पेन लाओ, ये भी दो। जैसे कि मान लो ये a है और ये b है। जब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो जो यूनिट वेक्टर n होगा इन दोनों का परपेंडिकुलर होगा। तो चाहे तो यूनिट वेक्टर ऐसे हो सकता है, चाहे तो ऐसे हो सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ, एक्स वाई का परपेंडिकुलर क्या होता है? जेड। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मैंने प्लस भी लिखा है और माइनस भी लिखा है। जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक यूनिट वेक्टर बाहर भी जा सकता है और एक यूनिट वेक्टर अंदर भी आ सकता है। इसीलिए जब मैं दो वेक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट भी क्या मिलता है? वेक्टर। बट जो दो वेक्टर को अगर मैं डॉट मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा? स्केलर। इसलिए इनका एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन और इसको बोलते हैं वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है? जो वर्क है ना, वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कैसा मल्टीप्लीकेशन है? स्केलर। तो तुमको यहां से समझ में आ जाएगा वर्क कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। वर्क कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। क्लियर है? मैथमेटिकली तुमको दिख रहा है कि वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? अब बता, जब इसको मैं ब्रेक करूंगा तो क्या लिखूंगा? एफ डी कॉस ऑफ। अब तुम ही बताओ मुझे, अब तुम लोग को समझ में आ रहा है नॉर्मल का वर्क कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किधर है? राइट डायरेक्शन में। और नॉर्मल किधर है? ऊपर। दोनों के बीच में एंगल कितना है? cos 90 कितना होता है? 0। इसलिए नॉर्मल का वर्क कितना होगा? 0। हम इस पर भी और डिटेल में जिक्र करेंगे। वेट देखो, वेट किधर लग रहा है? नीचे। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? आगे। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। और फिर से cos 90 कितना होता है? 0। इसलिए इस W का भी वर्क कितना होगा? 0। नहीं, फोर्स किधर लग रहा है? ये वाला आगे। और डिस्प्लेसमेंट भी किधर है? आगे। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। और cos 0 कितना होता है? 1। अच्छा मान लो फ्रिक्शन किधर लग रहा है? पीछे। डिस्प्लेसमेंट किधर है? आगे। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180। और cos 180 की वैल्यू कितना होता है? -1। इसलिए फ्रिक्शन का वर्क क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है? इसीलिए। क्लियर है? पहले नोट करो, मैं एक एक लाइन बाय लाइन एक एक केस को डिस्कस करूंगा, टेंशन ना लो। पहले इस डेफिनेशन को नोट करो। एक मिनट, पहले इसको लिखो तो। पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर क्या मतलब है, कैसे एक एक करके सब क्लियर हो जाएगा। तुम लोग के लिए नया चैप्टर होगा, अभी तक तुम लोग हर एक चीज को थोड़ा बहुत पहले से जानते थे। हो गया यहाँ तक? चलो, अब बात करते हैं वर्क के बारे में थोड़ा सा और, कि वर्क क्या है, कैसा है, कैसा क्वांटिटी। सबसे पहले तो क्वांटिटी पे बात करते हैं। कैसा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है किसका? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा मान लो कि मैं अगर ऐसा डेफिनेशन बता देता कि वर्क इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो कैसा हो जाता वर्क? वेक्टर। क्लियर है? जैसे कि टॉर्क होता है, टॉर्क आगे चल के पढ़ोगे तो टॉर्क को हम लोग टॉ से डिनोट करते हैं, जो कि होता है आर क्रॉस एफ। आर क्या होगा? पोजीशन। और एफ क्या है? फोर्स। अब बताओ रिजल्टेंट टॉर्क कैसा क्वांटिटी होगा? वेक्टर, क्योंकि इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। क्लियर है? हम जब रोटेशन पढ़ेंगे तो इस चीज को डिस्कस करेंगे। घूमने का सारा काम आता है उसका, चीजें जब रोटेट करना स्टार्ट। अच्छा, अब दूसरा बात आ जाती है इसके यूनिट पे। तुम ही लोग बताओ, वर्क बराबर क्या? फोर्स डॉट डी। यूनिट क्या हो जाएगा? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर। क्योंकि कॉस का तो कोई यूनिट है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा इसका? एस आई यूनिट ऑफ दी वर्क। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल। क्या बोलते हैं इसको? और डिनोट करते हैं जी। जैसे कि हम लोग केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं? न्यूटन। क्या कोई डाउट है क्या इसमें तुमको?
न्यूटन मीटर नहीं, इम्पल्स का न्यूटन सेकेंड होता है, टॉर्क का होता है। अभी जो टॉर्क लिखा था ना मैं, टाउ बराबर क्या लिखा था, आर क्रॉस एफ। अब बता आर का यूनिट क्या होगा, मीटर, और एफ का क्या होगा, न्यूटन। हो गया ना। तो टॉर्क का भी यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। हाँ, अब एक कर कभी नए नए चीज आते रहेगा, तो टेंशन मत। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, हमने एक और डायमेंशन पढ़ा था, क्या था वो, डायमेंशनल यूनिट नहीं, डायमेंशनल ऑफ वर्क। फटाफट लिखो तुम लोग। अब देखो न्यूटन का कुछ होता नहीं है, तो न्यूटन को किसमें कन्वर्ट कर देना है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर वहां से डायमेंशन फॉर्मूला निकालो क्या होगा। क्या आया, एम एल स्क्वायर टी माइनस, सबका आ गया ये। अगर किसी का नहीं आया तो पूछ लो, मैं बता दूं कैसे करते हैं। देखो इस पे आ जाओ। न्यूटन का क्या मतलब हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक साथ में मीटर है तो क्या हो जाएगा, मीटर। अब देखो केजी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम, मीटर का क्या होता है, एल, और उसका स्क्वायर, नीचे एस का क्या आता है, टाइम, टाइम के पार क्या जगह माइनस। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और कभी भी स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होता है। कभी तूने डिस्टेंस को -5 मीटर लिखा है क्या, नहीं। तुमने कभी वेलोसिटी को -5 मीटर लिखा है क्या, नहीं लिखे हो। और कभी स्पीड को, नो, क्योंकि स्पीड कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। बट मैं तुमको बोलता हूं कि ये जो वर्क है, वर्क तुम्हारा माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और एक पॉजिटिव भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ, स्केलर कैसे, देखो नो डाउट ये स्केलर है, उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। इसका साइन का मतलब कुछ और है। देखो कैसे कुछ और, क्या मतलब है, नहीं, देखो चाहे तो तुम काम करोगे या तुम पे काम होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, चाहे तो तुम काम करोगे या फिर तुम पे काम होगा। समझ में आ रहा है, जैसे मैं खुद चल रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, कोई मुझे खींच के ले जा रहा है, मुझ पे काम हो रहा है। इस बात को हम कैसे अलग करें, प्लस माइनस, और काम हो ही नहीं रहा है, जीरो। समझ में आया। अब तुम देखो इस वाले केस में, देखो खुद से समझ जाओगे। इस ब्लॉक पे फोर्स लगा, तो इस ब्लॉक पे काम किया जा रहा है। बताओ इसका कैसा वर्क आया, इस फोर्स का पॉजिटिव, क्योंकि cos जीरो कितना होता है, 1। अच्छा, फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है ना, तो फ्रिक्शन का कैसा काम हुआ, क्लियर है। इसका मतलब नेगेटिव का क्या मतलब हुआ, वर्क डन बाय बॉडी। पॉजिटिव का क्या मतलब हो गया, वर्क डन ऑन द बॉडी। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क करेंगे तो वो कैसा कहलाएगा, प्लस। अगर खुद ऑब्जेक्ट वर्क करेगा तो कैसा कहलाएगा, माइनस। तो यहां पर प्लस माइनस का ये सिग्निफिकेंस है, ठीक है। नेगेटिव वर्क मतलब मोशन को क्या कर रहा है, अपोज। पॉजिटिव वर्क मतलब मोशन को सपोर्ट। ठीक है, वो आप आगे देखेंगे क्या क्या हो सकता है, इसे उल्टा भी सिनेरियो है, एक एक करके हम देख लेंगे। हो गया यहां तक, वर्क स्केलर क्वांटिटी हो गया, यूनिट लिख दिया, डायमेंशन फार्मूला लिख दिया, प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो गया यहां तक, चलो आगे बढ़े। अब थोड़ा बहुत हम वर्क कैलकुलेट करके निकाल देखते हैं क्या आता है, कैसे होता है। मान लो कि एक ब्लॉक है, ठीक है, इस पे एक फोर्स लगा,
एक ब्लॉक पे क्या लगा? ये एक मात्र ऐसा चैप्टर है ना जिसमें तुम्हारा पूरा फिजिक्स यूज हो जाएगा, सबसे ज्यादा इसमें काइनेमेटिक्स यूज होगा, ठीक है, और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। बिना एबीटी के काम नहीं चलेगा, बिना इक्वेशन ऑफ मोशन का ये बनेगा ही नहीं, ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ तो रिवीजन रखना। मान लो कि एक ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 20 न्यूटन का। कितना लग रहा है? 20 न्यूटन, ठीक है। और ये जो ब्लॉक था ना, ब्लॉक जो इनिशियली जो था एट रेस्ट, एट रेस्ट। अब जैसे ही फोर्स लगा तो क्या वो रेस्ट पे रहेगा? नहीं, ठीक है। सरफेस कैसा हमारा? स्मूथ। फिलहाल के लिए सरफेस कैसा ले रहा? स्मूथ। लिखने का क्या मतलब है? नो फ्रिक्शन, ठीक है। मास ऑफ ब्लॉक मान लो तुम 5 kg, 5 kg, ठीक है। फाइंड वर्क डन बाय फोर्स इन टाइम t बराबर 3 सेकेंड। तुमको ये बताना है कि 3 सेकेंड में ये ब्लॉक कितना काम करेगा। अब तुम वर्क डन का क्या फॉर्मूला पढ़े थे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या फोर्स है तुम्हारे पास? हाँ। बट क्या डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारे पास? नहीं। बट क्या तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो? निकालो और बताओ। कितना है डिस्प्लेसमेंट? 18। तो फिर वर्क कितना आया? तो तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर 18 आ गया तो 360 जूल हो जाएगा। सबका आया? कौन है जो स्ट्रगल कर रहा है कि 18 नहीं निकाल पाया? तुम अपना देखो, उसका मत देखो तुम। भाई क्या करना है? फोर्स दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, वहां से क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन न्यूटन का अगर तुम सेकंड लॉ यूज करोगे तो एफ बराबर क्या लिख सकता हूं मैं? एम इंटू ए। तो ए बराबर क्या लिख सकता हूं? एफ बाई एम। मतलब क्या? 10 डिवाइड बाई 5। 10 ही है 20 है? 20 है। 20 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब बताओ, ए मिल गया, यू कितना? 0, टी कितना? 3। निकालना क्या है? डी या फिर एस, कुछ भी निकाल लो। कौन से क्वेश्चन यूज करोगे? सेकेंड। क्या बोलता है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 0, 1/2, 4 इंटू 3 का स्क्वायर। तो 9 दूनी क्या हो जाएगा? 18 मीटर। डिस्प्लेसमेंट निकल गया, ठीक है। अब देखो, ये ब्लॉक, ब्लॉक पे फोर्स कितना लग रहा है? 20 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? 18 न्यूटन। डी बराबर क्या सेम डायरेक्शन में है? हाँ। थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। अब बताओ वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? एफ डी कॉस ऑफ थीटा। एफ कितना है? 20। देखो बहुत लोग हो सकता है कॉस को यूज नहीं किए होंगे, तो यहाँ पे तो आंसर आ जाएगा क्योंकि कॉस का वैल्यू क्या है? 1। बट हर जगह आंसर नहीं आएगा। डी का वैल्यू कितना है? 18। और कॉस 0 कितना होता है? 1। ये टोटल कितना हो जाएगा? 360। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक कोई दुविधा है? हो गया? पक्का? चलो, यहां तक हो गया। चलो, सेम क्वेश्चन को मैं अब देखो कैसे करता हूं। मिटा दो ना इसको, अभी लिखना था। मान लो कि एक सरफेस है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया मैं, ठीक है। बट अब जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो ऐसे लग रहा है। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे है? 37 डिग्री। मैं बोला था फिजिक्स में 37 बहुत यूज होता है, ठीक है। हाँ, और मान लो ये जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 50 न्यूटन, ठीक है।
तुम लोग को बार बार देखने पड़ता है। ब्लॉक स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, फाइंड वर्क डन बाय, दे रहा हूं, रुक जाओ। इसलिए तो मैं मास नहीं लिखा हूँ, तुम लोग फटाफट सॉल्व करने लगोगे, पहले इसको लिखो, लिखना जरूरी है। फाइंड वर्क डन बाय फोर्स इन टाइम t बराबर 3 सेकेंड, प्रोवाइडेड मास बराबर 10 kg। मास इस बार कितना है? कितना है एक्सेलरेशन? सबको उल्टा टांगना। 5 आएगा। 5 कैसे आएगा भाई? मैं क्या बोला था, हॉरिजॉन्टल में अलग देखो, वर्टिकल में अलग। तो सबसे पहले इस फोर्स को क्या करना होगा? ब्रेक। मैंने बोला ना कि फ्री बॉडी डायग्राम आज से तुमको लेकर अंतिम सांस तक पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ, एक्सेलरेशन कितना आएगा? 3। 3 नहीं, 4 आएगा। cos 37 का वैल्यू कितना होता है? 4 आएगा ना। तो कितना है एक्सेलरेशन? 4 आएगा। हाँ, मैंने क्या बोला? अच्छा एक बात बताओ, इसमें मोशन किधर हो रहा है? ये कैसे जाएगा? ऐसे हवा में जाएगा कि इधर जाएगा? इधर जाएगा। तो मोशन हॉरिजॉन्टल में हो रहा है ना, तो कौन सा कंपोनेंट इसका काम करेगा? हॉरिजॉन्टल वाला। तो तोड़ दो। एक्सेलरेशन आएगा 4, फिर उसके हेल्प से क्या निकालोगे? एस। मैंने इसीलिए डेटा ऐसा सेट किया कि एक्सेलरेशन 4 आ गया। पिछले बार भी एक्सेलरेशन कितना था? 4। तो अभी भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 18। बट अब वर्क 3600 नहीं। देखो सबसे पहली बात, देखो कैसे किया जाए। करो। सबसे पहले बात, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। 720 जो भी है। देखो इधर देखो, ये वेट हो गया। इधर देखो, इधर वेट हो गया। ये क्या हो गया? नॉर्मल। इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट ऊपर। यही होगा ना? अब बता, इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 50 cos 37 डिग्री। ये हो जाएगा नॉर्मल। और ये क्या हो जाएगा? 50 sin 37 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा? वेट बराबर m। देखो अब वेट उठ नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे? सिंपली mg, क्योंकि w किसको अब ले रहा है? वर्क। तो एक जगह पे दो दो w लिख दूंगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। क्लियर है? अब बताओ, ये ऊपर नीचे चल रहा है क्या? नहीं। तो ये सारा फोर्स कितना वर्क करेगा? 0। कौन वर्क करेगा? सिर्फ ये। और इसको एक्सेलरेट कौन करवा रहा है? ऊपर वाला। नीचे वाला कौन करवा रहा है? हॉरिजॉन्टल वाला। तो बता, इसका एक्सेलरेशन किधर होगा? हॉरिजॉन्टल में। कितना? ए। अब लिखो एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा? एम ए। और हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स कितना है? 50 cos 37 बराबर 10 टाइम ऑफ ए। इसको जब सॉल्व कर दी तो कितना जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि cos 30 का वैल्यू कितना होता है? 4/5। क्या cos 37? क्या बोल रहे हो तुम? समझ में आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। अब इक्वेशन ऑफ मोशन के हेल्प से डी कितना जाएगा? 18 मीटर। क्योंकि अभी भी टाइम वही है, इनिशियल स्पीड 0 है। ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? वर्क। अब देखो वर्क क्या होता है? एफ डी कॉस ऑफ 30। तो फोर्स कितना है? 50। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 18। और कॉस 37 कितना है? 4/5। ये हो जाएगा 10। हाँ, आंसर वही आएगा। तुम देखो ना, तुमने क्या किया? देखो
हमने एफ कॉस, देखो वर्क कैसे लिखा मैं, एफ डी कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा इंटू डी, कोई दिक्कत? अब बताओ एफ कॉस थीटा क्या है, 40 ही तो है। फोर्स का दो कंपोनेंट हुआ ना, एक एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा। कौन सा फोर्स काम कर रहा है, कॉस वाला या साइन वाला? कॉस वाला, इसीलिए डायरेक्ट मैंने एफ कॉस ले लिया। समझ में आया? फॉर्मूला से लिखेंगे तो वो आएगा, और ना तो एफ डी लिखोगे तो एफ डी में एफ क्या लोगे, 40, ठीक है। और एफ डी कॉस थीटा लोगे तो उसमें एफ क्या लोगे, 50। अच्छा देखो, सिंपल, तुम इतना दिमाग सुनो, तुम लोग अभी दिमाग मत लगाओ ज्यादा, जितना मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे तुम लोग सीख जाओगे। सिंपली वर्क का डेफिनेशन क्या दिया मैं, एफ डॉट डी, क्लियर है? हम किसका वर्क निकाल रहे हैं, वर्क डन बाय फोर्स, समझ में आ रहा है? तो वर्क डन बाय फोर्स क्या हो जाएगा, देखो फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 37 डिग्री, बस लिख दो। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 18, फोर्स कितना है, 50, और दोनों का कॉस कितना, 37। सॉल्व कर दो, जो भी वैल्यू आता है वो क्या हो जाएगा, ठीक। चलो अब हेडिंग डालो, लिखो पॉजिटिव वर्क। देखो वेन, अच्छा थीटा कब तक पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या वर्क हो क्या रहा है, एफ डी कॉस थीटा, तो हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है, कॉस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, प्लस। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री तक, इसका मतलब थीटा जब भी लेस देन 90 डिग्री होगा तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका जैसे मान लो कि ये फोर्स है और इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर क्या लग रहा है, फोर्स वेक्टर, और इधर क्या लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा। अगर ये एंगल थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो वर्क हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। हाँ, कभी भी एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा ही नहीं, तुम सोचो, एक बार यहां होगा, फिर एक बार यहां होगा, फिर वापस आएगा, तो इसी वही लाइन पे आ गया ना। तो हम लोग जब नॉर्मल फिजिक्स सॉल्व करते हैं तो उसमें एंगल 0 से लेकर 180 तक की लेते हैं, क्लियर है? चाहे तो फर्स्ट में रहेगा, चाहे तो सेकेंड, ठीक। क्योंकि तुम सोचो ना कि मान लो कि तुम बोलते हो कि सर ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया, सॉरी ये हो गया फोर्स, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, लीजिए एंगल ज्यादा है, एंगल ये वाला भी तो होगा। और मैंने तुमको बताया था कि दो वेक्टर के बीच में हमेशा कौन सा एंगल लेते हैं, छोटा वाला। समझ में आया? तुम जैसे बड़ा कर दिए तो आपस में ऑटोमेटिकली फिर कौन सा एंगल ले लेंगे, छोटा वाला। जैसे कैसे समझो, जैसे देखो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, तुमको लगेगा कि ठीक है सर, फोर्स को इधर रखिए और डिस्प्लेसमेंट को इधर कर दीजिए, तो दोनों के बीच में आप कायदे से एंगल ये होना चाहिए, मैथमेटिकली एंगल यही होगा, क्लियर है? बट जैसे वेक्टर में आएंगे एंगल कौन सा ले लेंगे, ये वाला, क्योंकि इसमें और इसमें छोटा कौन है, क्लियर है? तो कभी भी 180 से ज्यादा होगा, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। इस बात को लिखो फिर कि जब भी एंगल लेस देन 90 डिग्री हो तो यहां पे वर्क क्या हो जाएगा, वर्क विल बी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी तक जो भी हमने न्यूमेरिकल किया उस पे वर्क क्या आ रहा था, पॉजिटिव। जैसे देखो फोर्स, मान लो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इधर लग रहा है और ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर, ठीक है। आया था ना अभी 50 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, 18 मीटर, एंगल कितना था, 37 डिग्री, तो वर्क क्या आया था, प्लस। अच्छा एक बात बताओ, वर्क जो है मैक्सिमम कब होगा, अरे
अरे वर्क की क्या फॉर्मूला है, 0 पे एफ डी कॉस थीटा। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, और वो कब होता है 0 पे। इसका मतलब कि जब थीटा कितना हो 0 डिग्री तो वर्क क्या होगा मैक्सिमम। अच्छा 0 डिग्री का क्या मतलब, पैरेलल। कौन पैरेलल, फोर्स पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में पैरेलल होंगे मतलब सेम डायरेक्शन में होगा तब वर्क क्या होगा मैक्सिमम। क्लियर है। तो मान लो कि अगर मुझे एक ट्रॉली को खींचना है, ठीक है, एक ट्रॉली को खींचना है, तो खींचने के लिए हम खींच किधर रहे, इधर हॉरिजॉन्टल में। अगर हम फोर्स भी ऐसे हॉरिजॉन्टल में लगाए तो वर्क क्या करूंगा मैक्सिमम। बट मैं उसको किसी एंगल पे खींच रहा हूं तो वर्क क्या हो जाएगा, उससे तो कम ही आएगा। समझ में आ रहा है ना। इसलिए ट्रॉली बैग को हम लोग ऐसे झुक के ऐसे जमीन में नहीं खींचते हैं, हल्का ऊपर करके खींचते हैं, क्योंकि उसमें वर्क कितना लगता है कम। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ट्रॉली को बनाने वाला तो ऐसा बना सकता था ना कि बड़ा सा पहिया दे देता और ऐसे हॉरिजॉन्टली खींचते चलते, उसमें वर्क क्या होता मैक्सिमम। कौन सा ऐसा ट्रॉली देख लिया जो बड़ा सा बताएंगे, उसमें भी आ जाते हैं, हम पे आ रहा है। अच्छा एक बात बता, चलो ठीक है, ऐसे लेकर जाते हो और एक ऐसे खींचते हो, किसमें ज्यादा मेहनत लगता है। नहीं नहीं, एक कभी ट्रॉली को तुम लोग कोई ऐसे लेके गए हो हॉरिजॉन्टली, तो फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, वर्क क्या होगा मैक्सिमम। कोई ऐसे मस्त ऐसे खींचते चल रहा है, इसमें वर्क क्या होगा थोड़ा सा कम। तो किसमें तुमको ज्यादा वर्क लगेगा, एनर्जी किसमें लगेगा हॉरिजॉन्टल। कभी तुम लोग ट्रॉली नहीं चलाए हो, ऐसे ऐसे ले जाने में ज्यादा ताकत लगाने पड़ता है या खींचने में, खींचने में ज्यादा ताकत लगता है। कुछ नहीं हो सकता है तुम। चलो बहुत बढ़िया है। हाँ, आज घर जाके घर पे ट्रॉली चलाना तुम लोग, और देखना कि ऐसे ले जाने में आसान पड़ रहा है, ठीक है, या फिर ऐसे खींचने में आसान। ठीक है, कर। हाँ इधर देखो बेटा, कभी भी ऐसे ऊपर से ऐसे ले जाने में ना ज्यादा ताकत लगाने पड़ता है, और ऐसे खींचने में कम ताकत लगाना होता है। न तो अगर ऐसा होता तो पूरा लोग ऐसे ट्रॉली ऐसे खींच के नहीं ले जाते। ऊपर से कहाँ ले जाते हैं लोग, जहाँ सरफेस बहुत स्मूथ होता है, फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है। हम खींच के किसको काउंटर कर रहे हैं, फ्रिक्शन को। हाँ हाँ, जहाँ उबड़ खाबड़ तो वहाँ खींचने में आसानी होता है। अच्छा एक कॉमन सा बात बता, इसको मुझे चलाना है तो मैं ऐसे चलाऊंगा या फिर ऐसे धक्का देकर चलाऊंगा, खींच के चलाऊंगा ना भाई। पहले इसको नोट करो, तुम लोग का हिला हुआ बेसिक। हो गया ये। तो तुमसे कोई पूछ सकता है कि वर्क मैक्सिमम कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स के बीच में एंगल क्या हो 0, या फिर ये दोनों क्या हो पैरेलल, सेम ही बात है। और वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल लेस देन 90 डिग्री। ये पॉजिटिव वर्क की बात हो गई। अब आते हम लोग करते हैं जीरो वर्क। उसमें जीरो ही वर्क होता है। अब देखो कैसे जीरो वर्क होगा, तुम जब एनर्जी पढ़ लोगे ना तब तुम लोग को वर्क एनर्जी फिर तुमको अच्छे से समझ में आएगा कि अच्छा ये वर्क एनर्जी क्या होता था। जीरो वर्क का एक्चुअल मतलब तुमको कब समझ में आएगा, जब एनर्जी पढ़ोगे। पर तुम इसको पहले पढ़ो, जब मैं वहां पे पढ़ाऊंगा ना तो बहुत अच्छे से समझा दूंगा चीजें। जीरो वर्क में क्या होता है देखो, जैसे मान लो कि कोई भी एक ब्लॉक है और उसको मैं एक सरफेस पे से रख दिया, ठीक है, और उस पर एक फोर्स लगा दिया एफ एस। बताइए जीरो वर्क करेगा नहीं। मान लो कि एक फोर्स ऊपर लगा दिया ऐसे और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है, ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट और ये क्या है फोर्स। तो जब भी दोनों के बीच का एंगल कितना हो 90 डिग्री तब वर्क क्या होगा जीरो। तो जब भी थीटा बराबर 90 डिग्री हो या फिर पाई बाई 2 हो तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा एफ डी कॉस पाई बाई 2, और इसका वैल्यू कितना होता है जीरो। इसका मतलब कि वर्क कितना हो जाएगा जीरो।
अब आ जाओ तुम वापस वो एयरपोर्ट वाला जो एग्जाम्पल दे रहा था मैं। अब बताओ कुली करता क्या है, सर पे सामान लिया और आगे चल रहा है, ठीक है। चलो मैं उस सामान का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, सुनो। ये सामान है, ठीक है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम। एक क्या लग रहा है, नीचे में वेट, ऊपर में क्या लग रहा है, नॉर्मल, बस, और भी कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, अब इस समझ में आ जाएगा तुमको, जब उठा रहा तो प्लस वर्क करेगा, जब रखेगा तो नेगेटिव, क्या करेगा समझ में नहीं हो रहा है। थम जाओ, तुम अभी पहुंचे नहीं हो, पेशेंस रख, नहीं हो। जब तुम उठाओगे ना तो प्लस वर्क माइनस वर्क करोगे, जब तुम रखोगे ना तो प्लस वर्क करोगे। अभी तुमको समझ में नहीं आएगा, ये तुमको बहुत जल्दी है जानने की। मान लो इसके वजह से डिस्प्लेसमेंट डी हुआ, ऐसे कुली रखा मस्त ऐसे इधर चल रहा है, ठीक है। मान लो कुछ डी डिस्टेंस तक चला, नीचे में क्या है m इंटू जी, ऊपर में क्या है नॉर्मल। अब बताओ वो सामान लेके जा रहा है, उस पर क्या लग रहा है, उसका वजन, वेट, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे वर्क डन बाय वेट क्या होगा, देखो ऐसे लिखते हम लोग, वर्क डन बाय वेट, इसका मतलब होता है किसका वर्क डन है, वेट का। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पे एफ कितना है, एम इंटू जी, डी कुछ होगा मुझे नहीं पता, बट कॉस थीटा कितना है 90 डिग्री, कॉस 90, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ऑल्दो ये सामान लेके जा रहा है, बट वर्क कितना किया फिजिक्स के अकॉर्डिंग 0। क्लियर है, वो इंटरनल काम हो रहा है, वो इंटरनल फंक्शन हो रहा है, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करने में हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। उस पर हम बात नहीं करेंगे, हम सामान की बात कर रहे हैं, वो चल रहा काम कर रहा है ना, सामान ले जाने में क्या काम किया, कुछ भी नहीं। ये वही बात हो गया, नहीं वर्क जा कहाँ रहा है, वर्क हो क्यों रहा है, फोर्स लग नहीं नहीं, मतलब तुम्हें ये कहना फोर्स लग रहा है तो वर्क हो क्यों नहीं रहा है, ये सब पढ़ेंगे, यही तो मैं बोल रहा हूँ, पेशेंस रख। डिपेंड करता है कि तुम फोर्स अगर ऊपर से ऐसे लगाए हो तो वर्क नहीं होगा। अब तुम लोग यही बोलोगे सर कि वर्क हो नहीं रहा तो मैं थक कैसे रहा हूँ सामान ढोने में सब आएंगे, हम धीरे धीरे आएंगे, जब एनर्जी पढ़ लेंगे सब तुम्हारा दुविधा दूर हो जाएगा। पहले वर्क को समझो थोड़ा थोड़ा, हो गया ये। अच्छा नॉर्मल का वर्क, अच्छा ये बताओ वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होगा 0, क्योंकि नॉर्मल ऊपर, डिस्प्लेसमेंट राइट में, एंगल कितना हो गया 90, तो वापस से वर्क कितना हो जाएगा 0। तो 0 वर्क का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब किसका कंसेप्ट बाकी है, नेगेटिव वर्क का, नोट करो लिखो। नहीं भाई, अभी आज वर्क, आज एनर्जी पढ़ेंगे नहीं हम। सो सैड, बट कोई बात नहीं, आज तुम लोग वर्क डाइजेस्ट करो, अगले क्लास में एनर्जी है। वर्क बहुत है अभी, अभी तुम सब अभी आएगा वापस, स्प्रिंग वगैरह सब आएगा, अब बकाओ मत। वर्क में सबसे इंपॉर्टेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम। तुम लोग को बात याद है, वो स्प्रिंग वाला जो एग्जांपल दिया था कितना नीचे खींचेगा, तो mg बाई क्या आया था आंसर, बट मैं बोला था इससे भी और नीचे जाएगा, हम उस इसमें निकालेंगे को मैक्सिमम कितना नीचे जाएगा, इसमें निकालेंगे वो। चलो नेगेटिव वर्क में देख लो, हम जा यार तुम, हाँ इधर देखो, ये फोर्स, ठीक है। अब मान लो कि इसमें एक फोर्स लगा रहा हूं मैं, ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए, ये ब्लॉक है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। और ये पूछ मत देना कि सर फोर्स इधर लगा तो डिस्प्लेसमेंट इधर कैसे हो सकता है, सब हो सकता है, मैं बाद में बताऊंगा कैसे होगा। एंगल कितना है यहाँ पे, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो जब भी अगर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो वर्क को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, खुद से देखो, वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ थीटा।
यहाँ पे cos थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि cos थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया, सेकेंड में, और सेकेंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, इसीलिए यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है? अब देखो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं। चलो, एक ब्लॉक है जो कि सरफेस पे रेस्ट कर रहा है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगा दिया, मान लो फोर्स लगा दिया मैं 30 न्यूटन का। इस ब्लॉक का जो मास है वो है 2 kg, और यहाँ पे म्यू एस दिया हुआ है 0.4, और म्यू के दिया हुआ 0. ठीक है, ये डायग्राम हो गया। क्वेश्चन देखो, ब्लॉक स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, फाइंड वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इन t बराबर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में सारे वर्क का सारे फोर्सेस का वर्क निकालना है। इसमें कितने फोर्सेस लग रहे हैं, फ्रिक्शन, चार, चारों का वर्क निकालना है। इसमें प्लस भी आएगा, माइनस भी आएगा, जीरो भी आएगा, और माइनस बोल दिया था, प्लस भी बोल दिया था। तुम लोग कॉमन सेंस रखते ही नहीं हो, जीरो ही बोल दिया था। मैंने बोल दिया था प्लस माइनस जीरो, कहानी खत्म, और कुछ ऑप्शन है ही नहीं। हाँ, सबसे पहले क्या करोगे, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। क्यों भाई, क्या हो गया तुमको, और तुम अभी तक पॉजिटिव वर्क पे है। हाँ, 25 तारीख को पेपर है, टेंशन मत लो, सीधे नेगेटिव में जाओगे फिर। एनएसएससी का बैच सबसे ज्यादा सीरियस तुम ही लोग के लिए है, क्योंकि तुम ही लोग सब एलिजिबल हो, याद रखना इस बात को। हाँ, वो एनएससी पीएनएससी ये देंगे, दे सकते हो, टेंशन मतलब, तुमको पूरा आईआईटी पढ़ा देंगे हम अगले साल। इसको सॉल्व करो। सबसे पहले क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम। आफ्टर दैट फाइंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखो कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा। वो कैसे पता चलेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हुआ तो फिर वो चलेगा। तो फिर तुम निकालो कि फ्रिक्शन कितना है। तो फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, जो जो लेक्चर देख कर नहीं आया होगा वो सर पकड़ेगा। नहीं चलेगा, हमको दिख रहा है वो चलेगा। 6 न्यूटन लगेगा ना। हाँ, कितना जगह 20 kg का फोर्स आएगा तो 2 3 6, हाँ। पहले तो एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 30 - 6 कितना होता है, 24/2 12, हाँ, 12 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कहाँ से निकालोगे, वर्क निकालने के लिए क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन से। किसका किसका वर्क, ऑल फोर्सेस का। चलो मैं लिखता हूं, अरे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स बताओ कितना होगा, वर्क डन बाई नॉर्मल कितना होगा, वर्क डन बाई डब्ल्यू कितना होगा, और वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना होगा। ये दोनों कितना होगा, सॉल्व कौन करना है, पहला और। क्यों यह नहीं आ रहा समझ में, नहीं लिया था फ्रिक्शन का क्लास, किया ही नहीं, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना करके आया करो। तुम अभी फ्रिक्शन में पढ़े, वो लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। कितना है फ्रिक्शन का वर्क, -570। डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, 96 × 6, माइनस हो जाएगा वो,
सही है। और ये कितना आया 2880 जूल। और ये भी बस 2 ही लोग पढ़ रहे हैं, बढ़िया। बाकी लोग कैसे? तुमने फ्रिक्शन वाला देखा ही नहीं होगा वीडियो। मैं इसीलिए देखो, फ्रिक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है जनरली। तुम देखो मैं किसी भी एक टॉपिक को एक दिन नहीं पढ़ाया हूँ, बट मैं फ्रिक्शन एक दिन पढ़ाया पूरा। उसके पीछे रीजन था, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है फ्रिक्शन में बच्चों। हो गया। चलो अब इतना टाइम नहीं है, मैं आगे करता हूँ जिनका नहीं हुआ तो। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ये हो गया। देखो यार इधर देखो, सब पढ़ के आया करो ना। चलो सबसे पहले अप्लाइड फोर्स कितना है 30। ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल, नीचे क्या लगेगा mg, और पीछे क्या लगेगा फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन हम छोटा बनाएंगे क्योंकि मुझे पता है वो नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा अप्लाइड फोर्स कितना है 30, mg कितना हो जाएगा 20, तो फिर नॉर्मल कितना हो जाएगा 20। क्लियर है, क्योंकि ऊपर नीचे मोशन नहीं हो रहा था, नॉर्मल किसको बैलेंस कर जाएगा mg को। और ये फ्रिक्शन होगा एफ के, सॉरी एफ के, एफ एस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सबसे ऐसे केस में ना सबसे पहला काम ये होता है कि तुम ये चेक करो कि ये ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड दी लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या फाइंड करना होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन। अब बताओ म्यू एस कितना है 0.4 इंटू एन कितना है 20, कितना हो जाएगा 8 न्यूटन। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, किससे ज्यादा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो ये ब्लॉक चलने लगेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन देखो एक बार और मैं समझा देता हूं। लिमिटिंग फ्रिक्शन का क्या मतलब हुआ कि वो कितना देर तक उसको रोक सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि एक ब्लॉक है, इसमें मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, वो नहीं चला, इसका मतलब फ्रिक्शन कितना लग रहा है 2। मैं 5 न्यूटन लगाया फिर भी ब्लॉक नहीं चल रहा है, फ्रिक्शन कितना लग रहा है 5। तो ये फ्रिक्शन क्या कर रहा है अपने आप को एडजस्ट, बट एडजस्ट करने की मैक्सिमम कैपेसिटी होगी, उस कैपेसिटी को ही क्या बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर उससे ज्यादा फोर्स लगा दिया तो फिर वो चल जाएगा। तो बताओ इसका एडजस्ट करने की कैपेसिटी कितना है 8 न्यूटन का, और मैं फोर्स कितना लगा रहा हूं 30, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि बोले भाई मैं बहुत ताकत लगा रहा हूं, तुम तो बहुत कम अप्रोच कर रहे हो, ये चल देगा। इसका कुछ काम नहीं है, बस इसका काम क्या है चेक करना, इसका कहीं यूज नहीं हो रहा फिलहाल। अब इसका मतलब समझ में आ गया कि इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, इस पर क्या लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला होता है एफ के में क्या ले लेते हैं म्यू के एन लेते हैं। अब बताओ म्यू के कितना है 0.3 इंटू 20, इसका मतलब फ्रिक्शन लगेगा कितना 6 न्यूटन। मैक्सिमम कितना रोक सकता था 8, बट अब चलने लगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा 6। तुम लोग बताया था ना ग्राफ में देखो याद करो, अगर ग्राफ पढ़े होगे तो मैंने बताया था कि ये पहले बढ़ेगा बढ़ते फिर सडनली गिरता फिर से नीचे जाता है। ये हो गया मैक्सिमम। जैसे एक बार ब्लॉक चलने लगा फिर फ्रिक्शन हो जाएगा कांस्टेंट। तुमने कभी देखा होगा ना किसी चीज को धक्का दे रहे हो, नहीं चल रहा नहीं चल रहा है, जैसे एक बार वो चलने लगता है फिर कम ताकत लगता है। नोटिस किए होना इस चीज को। चलो अब फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया। अब मुझे निकालना है वर्क सबका, तो वर्क निकालने के लिए क्या चाहिए वी नीड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कहां से आएगा इक्वेशन ऑफ मोशन से, और उसमें क्या चाहिए एक्सेलरेशन। अब ये चल किधर रहा है हॉरिजॉन्टल में, किधर चल रहा है हॉरिजॉन्टल में, तो हम एक्सेलरेशन किधर निकालेंगे हॉरिजॉन्टल में। तो लिखो न्यूटन का सेकंड लॉ हॉरिजॉन्टल में, एफ नेट बराबर क्या एम इंटू ए। एफ नेट कितना 30 माइनस फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन कितना है 6, तो 30 माइनस 6 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। इनटू में एम ए, एम कितना है 2 और ए बराबर ए, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 2 ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि ये ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मिल गया। आफ्टर दैट बताओ यू कितना 0, ए कितना 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना दिया हूं मैं
4, तो डी या फिर एस बराबर कितना जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, कितना आ रहा है 96 मीटर। मतलब कि 4 सेकेंड में ये ब्लॉक कितना चल जाएगा 96। अब डिस्प्लेसमेंट आ गया, अब एक का वर्क निकालते हैं। सबसे पहले देखो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स क्या हो जाएगा, एफ डी इंटू में कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लोग थीटा किसके बीच में लेंगे, अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, तो अप्लाइड फोर्स कितना है 30, डिस्प्लेसमेंट कितना है 96, और अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल देखो, अप्लाइड फोर्स आगे डिस्प्लेसमेंट भी कहां आगे, तो एंगल कितना हो जाएगा 0, कॉस 0, सॉल्व कर दो कितना आया था ये 2880 जूल निकल गया। तो इसका मतलब कि इस पे काम हुआ। क्लियर है, अच्छा नॉर्मल इसका तो समझ में आ गया, वर्क क्या होगा 0। अब आ जाओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्या लिखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डी इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे थीटा किसके बीच में एंगल है, डिस्प्लेसमेंट एंड फ्रिक्शन। अच्छा फ्रिक्शन कितना है 6, हम प्लस माइनस नहीं देखेंगे, फ्रिक्शन पीछे चल रहा तो माइनस लगाएंगे नहीं, क्योंकि ये क्या है स्केलर, ये वेक्टर नहीं है। क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट कितना 96। अब क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 180, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आगे है और फ्रिक्शन पीछे है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 180। क्लियर है, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया फ्रिक्शन, और दोनों के बीच का एंगल 180। और तुम सब जानते हो cos 80 का वैल्यू क्या होता है -1। इसको सॉल्व करने कितना आया 576, समझे, हो गया। हाँ हाँ हाँ, देखा जाएगा अलग से, हो सकता है तो एस्ट्रोनॉमी में बहुत कम लोगों को इंटरेस्ट होता है, तुमको है अच्छी बात है, नहीं तो तुम एनएससी ए एनएससी पी एनएससी सी एनएससी बी में कोई एक ही दे सकते हो, नहीं गलत फहमी में हो बेटा। टाइम टेबल पोस्ट होगा, टेंशन मत लो, एक ही दिन सबका पेपर है, एक ही समय पे है, दे लेना तुम एक बार। 24 तारीख को तुम्हारा पेपर है, 24 को एनएससी पी भी है, 24 को शायद एनएससी बी, बस खाली एनएससी ए एक दिन पहले है, बाकी सब एक ही दिन है। नहीं तुम किसी एक में ही बैठ सकते हो, तुमको इसके रिगार्डिंग वीडियो आएगा, तुम देख लेना, बन चुका है, अपलोड होना बाकी है। पहले ये देखो, इसके इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पढ़ो एनएससी एनएससी पी के, ये समझ में आया। तो हमने पॉजिटिव वर्क देख लिया, नेगेटिव वर्क देख लिया, जीरो वर्क देख लिया। क्लियर है, अभी तक हम जो वर्क पढ़ रहे थे वो था वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, क्योंकि हमने कभी भी फोर्स बदला क्या नहीं, मैंने ऐसा बोल दिया कि फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, ऐसा कुछ लिखा नहीं। फोर्स क्या था कांस्टेंट, 10 न्यूटन 15 न्यूटन 20 न्यूटन 100 न्यूटन, ये सब क्या है कांस्टेंट। अगर मान लो फोर्स कांस्टेंट ना हो तो तब वर्क निकाल सकते हैं ऐसे नहीं, तो फिर लिखो हेडिंग डालो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। यहां पे लगेगा बेटा इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, जहां भी वेरिएबल का आ गया कंसेप्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गायब, खत्म कहानी। बेसिक मैथ नहीं आएगा, टेंशन मत लो, जो भी आएगा फिजिक्स ही आएगा। चलो इधर देखो, बहुत हो गया। एक ब्लॉक है, अब इस पे एक फोर्स लग रहा है, बट मैं बोलता हूं कि ये जो एफ फोर्स है ना वो कांस्टेंट नहीं है। वो फोर्स कैसा है देखो, एफ इक्वल टू 3x² लो, ये x के साथ बदल रहा है, x बराबर 1 डालो फोर्स कितना 3, x बराबर 2 डालो फोर्स कितना 12, x बराबर 3 डालो फोर्स कितना 27, फोर्स कांस्टेंट है नहीं। अब तुम यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क नहीं कर सकते हो। तो जब भी चीजें अगर वेरी करती है तो हम लार्ज अमाउंट में किसी भी चीज को कैलकुलेट नहीं करते, फिर हम किसके लिए करते हैं स्मॉल अमाउंट में।
और जहां पे भी स्मॉल अमाउंट को ऐड करने की बात आती है वो कहाँ जाता है, वहां पे इंटीग्रेशन। किसी भी छोटे छोटे टुकड़े को ऐड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन। जैसे कि एग्जांपल बता देता हूं, हो सकता है तुम लोग को ना समझ में आया हो इंटीग्रेशन। तो ये रॉड है मान लो, ठीक है, या फिर एक दूसरा एग्जांपल ले लो, एक रोटी का। ये रोटी है, ठीक है, हम रोटी रोटी ब्रेड ब्रेड रोटी नहीं जानते हो, इसको चपाती छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिए, सब इक्वल टुकड़ा, छोटा छोटा, बहुत छोटा, तुम्हारे सोच से भी छोटा, जितना छोटा तुम सोच सकते हो उतना छोटा। तो सबसे छोटा टर्म के लिए क्या यूज करते हैं, छोटा सा टुकड़ा के लिए क्या यूज करेंगे, डी ऑफ ए क्या है यहाँ पे, एरिया, हम एरिया को बांटे ना, तो छोटा छोटा टुकड़ा में। उसी तरह से ये रॉड है, लेंथ, इसका लेंथ कितना है, एक्स, कितना है, एक्स, इसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट दो, तो एक छोटा सा टुकड़ा क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स। एक्स का क्या मतलब होता है, लेंथ, ए का क्या मतलब होता है, एरिया। क्लियर है। अब सोचो कि अच्छा यहां पर मैंने ढेर सारा छोटे छोटे टुकड़ा बांट दिया और सब बराबर, अगर इन सबको जोड़ दूं मैं तो क्या मिलेगा, एक्स। अब ये छोटे छोटे टुकड़े को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। समझ में आ रहा है। उसी तरह से आप बताओ, छोटे छोटे एरिया को जोड़ दूंगा क्या मिल जाएगा, a। फॉर्मूला याद है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। अगर नहीं याद हो तो देखो बता देता हूँ, x के पावर n dx का क्या होता है, x के पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। अब बोलोगे सर यहाँ तो x ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, है। कैसे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x के पावर 0 इंटू dx। क्लियर है। n का वैल्यू कितना है बताओ, n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0। तो फॉर्मूला से क्या बोलता है, x के पावर जो है n का वैल्यू कितना है 0, तो n+1 डिवाइड बाई n+1, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 0 + 1 1, नीचे भी क्या हो जाएगा 1। dx बोला तो छोटा छोटा सा टुकड़ा। क्लियर है। आओ, जहां पे भी आएगा लिमिट की बात मैं वहां कर दूंगा, टेंशन मत। अच्छा देखो लिमिट में भी इसमें देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया, मान लो कि एक छोटा सा टुकड़ा क्या नाम दे दिया, dx। मान लो ये रखा हुआ फिलहाल ओरिजिन पे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0, और ये पूरा इसका लेंथ क्या है l, ये वाला इन कहाँ जाएगा l पे। क्लियर है। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा l, l ही होगा ना। बट मैं इसको पूरा नहीं जोड़ना चाहता हूं, मेरा मन है मैं यहां से चल के यहां तक ही जोड़ू। और मान लो कि ये वाला लेंथ है तुम्हारा l/4 और ये है तुम्हारा l/2l/3 है। जब मैं यहां से यहां तक जोड़ूंगा तो लेंथ कितना निकलेगा, 12 क्या हो जाएगा 2l/3 माइनस l/4, कितना हो जाएगा 12, 8 माइनस 3 कितना 5। ये ज्यादा कैसे हो गया, 12 हो जाएगा। अच्छा 5 - 3 l/2 आएगा ना, अरे ये हो गया 12, ये हो जाएगा 8l माइनस 3l, क्या हो जाएगा 5l/12। तो यहां से यहाँ का जोड़ूंगा कितना आएगा 12। अब देखो मैं जोड़ना चाहता हूं dx को, बट कहां से कहां, यहां से लेकर यहां। तो सबसे पहला पॉइंट कहां है l/4, फाइनल पॉइंट कहां है 2l/3। इसी को बोलते हैं लिमिट। ये कौन सा लिमिट हो गया लोअर, ये कौन सा लिमिट हो गया अपर। मतलब हम कहां से कहां निकालना चाहते हैं, इंटीग्रेशन हमको ये भी सुविधा देता है कि तुम कहां से कहां जोड़ना चाहते हो। कोई जरूरी नहीं कि तुम पूरा ही जोड़ो, तुम्हारा मन है यहां से यहां जोड़ो तो तुम लिमिट डाल दो कि हाँ भाई हम यहां से चल के यहां तक चलेंगे। क्लियर है। इसी का यूज करेंगे हम वर्क एनर्जी में। अब देखो वो क्या रहा है कि यहां पे फोर्स बदल रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं कि मान लेते हैं कि ये फोर्स थोड़ा दूर चला x, या फिर ऐसा कर लेते हैं इस फोर्स का एक डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, कौन सा dx, कौन सा ले लेते हैं dx। उस छोटे से के लिए तो फोर्स कांस्टेंट होगा ना, अरे छोटा सा टुकड़ा के लिए फोर्स क्या होगा कांस्टेंट, ठीक है। अगर छोटे से टुकड़े के लिए फोर्स कांस्टेंट है तो क्या छोटे से टुकड़े के लिए वर्क लिख सकता हूं। अच्छा इस छोटे से टुकड़े का जो वर्क लिखूंगा क्या पूरे का वर्क आएगा या छोटे से का आएगा, छोटे से का।
तो छोटे से वर्क को क्या बोलूंगा, डी डब्ल्यू। क्या मतलब, स्मॉल वर्क। किस किस पे, डी एक्स पे। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एफ डॉट डी एक्स। क्लियर है? अब बताओ, इस छोटे से वर्क को हमको बड़ा सा वर्क निकालना, तो क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट, इसको भी क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। क्लियर है? तो अगर फोर्स वेरिएबल हो, इस छोटे से वर्क को देखो, डी डब्ल्यू का बराबर क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, डब्ल्यू, फिर इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, एफ डॉट डी। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है? अभी करेंगे इंटीग्रेट, टेंशन मत लो, अभी अभी इस वाले केस में देखेंगे, पहले फॉर्मूला लिखो उसके बाद करते हैं। इंटीग्रेट करो इसको। क्या बोल रहा है, नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया, बताओ। चलो मैं एक बार वापस से समझा देता हूं। देखो, अच्छा इंटीग्रेशन समझ में आया, पक्का? जब इंटीग्रेशन समझ में आएगा तो फिर ये कैसे समझ। चलो इधर देखो। अच्छा एक बात बताओ, ये फोर्स हर जगह कांस्टेंट है? नहीं। बट क्या मैं इसको एक छोटे से टुकड़े के लिए 0.0001 सेकंड के लिए मैं मान सकता हूँ कांस्टेंट? मान सकता हूँ ना? जब अगर छोटे से समय के लिए मैं कांस्टेंट मान लिया, तो क्या उस छोटे से समय के लिए वर्क लिख सकता हूँ? कांस्टेंट फोर्स का वर्क क्या होता है, एफ डॉट डी, यही होता है ना? अब बताओ, मैं मान लेता हूं इसको छोटे से टुकड़े के लिए। छोटा सा टुकड़ा का हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डी एक्स। क्या मैं छोटे से टुकड़े के लिए वर्क लिख सकता हूं? हाँ। और वो वर्क क्या हो जाएगा, अच्छा छोटे से टुकड़े का जो वर्क लिखूंगा, क्या पूरा वर्क देगा या वो छोटे से का ही देगा, छोटे से का देगा। तो इस छोटे से में जो वर्क हुआ उसको क्या बोलेंगे, डी डब्ल्यू। डी का क्या मतलब हुआ, छोटा, और डब्ल्यू का क्या मतलब हुआ, वर्क। तो वर्क डन इस छोटा सा वाले में, तो डी डब्ल्यू बराबर, अब देखो फॉर्मूला क्या था वर्क डन का, एफ डॉट डी। अब बताइए एफ पूरा या छोटा है, छोटा, बराबर फोर्स तो इसमें वही लग रहा है, तो फोर्स को क्या लिखेंगे, फोर्स। अब ये डी लिखेंगे या डी एक्स लिखेंगे, डी एक्स। क्या मैं इस छोटे से टुकड़े पर वर्क निकाल दिया, अगर इसी छोटे छोटे को इंटीग्रेट कर दो तो क्या मिल जाएगा, पूरा वर्क। इसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन क्या मतलब होता है, जोड़ना। तो अगर इस छोटे छोटे से हर एक जगह छोटे छोटा वर्क निकाल कर जोड़ देता हूं सबको, किसके इक्वल हो, हाँ डी एक्स, सबका छोटा छोटा डी एक्स। बट सबका वर्क बराबर नहीं होगा, देखो कैसे। यहां पर dx मान लो कि x बराबर 1 था, तो फोर्स कितना होगा, 3। यहां वाला dx मान लो, यहां वाला dx में x बराबर 2 है, तो फोर्स कितना होगा, 12। तो दोनों का वर्क सेम नहीं होगा, बट हाँ दोनों का टुकड़ा क्या है, सेम। क्लियर है? इसीलिए मैंने छोटे 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 करके जोड़ दिया। बिल्कुल, इन दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि मान लो कि तुम समेशन यूज करते हो ऐड करने के लिए, और इंटीग्रेशन भी यूज करते हो ऐड करने के लिए। वैसे ये बात मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा हूं। कभी भी ऐसा समझो कि कोई भी बॉडी अगर कंटिन्यूअस है, कोई बॉडी क्या है, कंटिन्यूअस, तो वहां पे ऐड करने के लिए क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। अगर कोई भी बॉडी डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट का क्या मतलब, कि तुमको जोड़ना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 जोड़ना है। क्या ये कंटिन्यूअस नंबर है, 1 के बाद डायरेक्ट 2 आता है, 1 के बाद 0.0001 नहीं आएगा, 0.0002 नहीं आएगा, तुमने छोड़ दिया ना। 1 से 2 के बीच में बहुत सारा गैप है, वो कितने गैप है, इनफाइनाइट। तो तुम इसको इंटीग्रेशन से जोड़ नहीं सकते हो। अरे चलो मान लो कि 20 तक है, लो हमको 20 तक ऐड करना है इसको, क्या यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज करेंगे, कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि एक और 2 के बीच में गैप है। इसलिए यहां पे क्या यूज करेंगे, समेशन, समेशन ऑफ एन। और एन कैसा है, एक नेचुरल नंबर, एन बराबर 1 से लेकर जहां तक जा रहे हो। क्लियर है? यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एन नहीं लिख सकते। बट रॉड में आ जाओ, रॉड को यहां से जोड़ना है, कि ये डिस्क्रीट है, ये क्या है, तो यहां क्या यूज करेंगे, समझ में आया? एक ही मशीन को तुम हर जगह यूज नहीं कर सकते ना।
कहाँ पे यूज कर सकते हैं? समेशन में। वहां पे इंटीग्रेशन यूज कैसे नहीं कर सकते? अच्छा एक बात बताओ, ये 1 है, 1 के बाद क्या है 2, 2 के बाद 3, क्या 1 के बाद डायरेक्ट 2 आ जाते हैं या बीच में कोई नंबर है? तो कंटिन्यूअस हुआ। और इंटीग्रेशन कहाँ यूज करते हैं? अब बताओ। जैसे मान लो, ऐसा सोचो कि ये है, इसको 20 यहाँ काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, फिर पकड़े हुए, इसको जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन यूज करेंगे? नहीं, क्या यूज करेंगे? समेशन। बट मान लो कुछ काट के सबको साथ में रखे हुए हैं, तब क्या यूज करेंगे? इंटीग्रेशन। गैप नहीं आना चाहिए एक नंबर, एक भी चीज के बगल में। नहीं, इसलिए तो हम डीएक्स लिए, वो तुम्हारे सोच से भी छोटा है वो। समझ में आ रहा? और ऊपर से वो कंटिन्यूअस है, छोटा तो छोटा है बट वो कंटिन्यूअस है। चलो यहाँ पे आ जाओ, अब बताओ डी डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। समझ में आया? चलो इस वाले का वर्क निकालना चाहते हैं, इस वाले फोर्स का, तो बता इस वाले फोर्स का वर्क क्या हो जाएगा? वर्क बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। अब बता एफ कितना है? 3x² इंटू में dx। अच्छा अब कोई तुमसे पूछ सकता है कि कहां से कहां वर्क निकालना, बताओ। मतलब पहला कहां शुरू थे और अंत तुम कहां तक गए? मान लो कि मैं बोलता हूं कि चलो यहां से निकालो, ये x बराबर 1 है, कहां तक निकालो? जब x बराबर 4 तक पहुंच जाए तब तक वर्क निकालो। तो बता लोअर लिमिट कितना होगा? 1, और अपर लिमिट कितना होगा? 4। क्लियर है? अब देखो, अब इसको इंटीग्रेट करो, 3 बाहर आएगा, x² dx का इंटीग्रेशन 1 से 4। कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर देते, पता है ना? अच्छा x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x³ बाई 3। क्या हो जाएगा? x³ बाई 3। अरे क्या होता है x की पावर n का क्या हो गया? x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3। बट अभी भी लिमिट है, कहां से कहां? 1 से 4। अच्छा ये 3 से 3 कट गया, ये क्या आ जाएगा? x³ x³ कहां से गया? 1 से 4। लिमिट कैसे डालते हैं? सबसे पहले अपर लिमिट डालो, इसमें x का वैल्यू क्या डालो? 4, तो 4 का क्या हो जाएगा? क्यूब। फिर माइनस करो कौन सा? लोअर का लिमिट। लोअर लिमिट कितना है? 1, और 1 का क्या हो जाएगा? क्यूब। ये कितना जगह? 63 जूल। कितना वर्क किया? 63 जूल। कहां से कहां? x बराबर 1 से लेकर x बराबर 4। हो गया? डू इट फास्ट, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी फटाफट करो। फिर से बता दूं? कहां? क्या बता दूं फिर से? तुम जब मैं पढ़ाया था तो इसका मतलब तुम वीडियो नहीं देखे थे? हैं? मैं ये पहले भी पढ़ा रखा हूं। तुम लोग कर क्या रहे हो? देखो ऐसा काम नहीं चलेगा, अगर ऐसे करोगे तो लिटरली तुम ही लोग फिर फिल्टर आउट होगे 25। इसीलिए टेस्ट लिया जा रहा है। एफ क्या था बताओ? 3x² इंटू डी एक्स, 1 से लेकर 4 तक। इसमें 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कहाँ निकालेंगे? बाहर। किसको इंटीग्रेट करना होगा? x² dx, 1 से कहाँ तक? 4 तक। चलो 3 बाहर है, x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? x³ बाई 3, x³ डिवाइड बाई 3। अभी भी लिमिट मैंने डाला नहीं है, तो लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 4 है। 3 से 3 तो कट गया, तो क्या बच गया तुम्हारा? x³। कहां से कहां? 1 से 4। सबसे पहले x का वैल्यू क्या डालते हैं? 4। ऊपर वाला लिमिट, ऊपर वाला कौन सा है? 4। क्या आ जाएगा? 4 का क्यूब। फिर माइनस करते हैं किसको? नीचे वाले को, तो -1 का क्यूब कितना आ जाएगा? तुम लोग यही करोगे, फटाफट करो, अभी आगे भी पढ़ना कंजर्वेटिव फोर्स वगैरह भी। हो गया ये? चलो एक और करो, आगे बढ़ते हैं। एक ब्लॉक है, हाँ, जिसपे कि एक फोर्स लग रहा है,
आगे की ओर, और वो फोर्स F बराबर x² प्लस 2x+3 है। ये फोर्स का इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे मास की जरूरत है नहीं, ठीक है। चलो मास में मैं ऐसे लिख देता हूँ 3 kg, कंफ्यूज मत हो जाना। फाइन वर्क डन बाय द गिवन फोर्स, फाइन द वर्क डन बाय द गिवन फोर्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 मीटर। अच्छा, इसमें यूनिट भी देखना, कभी कभी सेंटीमीटर में लिख देता, तो उसको कन्वर्ट किस में करना है, मीटर। हमेशा SI यूनिट रखना है। चलो फटाफट सॉल्व करो। ये पैर में क्या कर लिया, बहुत लोग तो इसको इंटीग्रेट ही ना कर पाए। ऐसे बहुत इजी दिया हूं मैं। हो गया, बहुत आसान है ये तो, कितना समय लग रहा है। जब भी ऐसा दिखे तो इसको अलग इंटीग्रेट करो, इसको अलग करो और इसको अलग। लास्ट लग, क्यों नहीं होगा, क्या होगा 3 का इंटीग्रेशन, 3 का 3 0। हाँ इधर देखो, समझ गया मैं, इधर देखो वर्क डन बराबर क्या होता है, F dx, यही है ना। फोर्स क्या है, x² प्लस 2x+3 इंटू dx। चलो इसको सॉल्व करो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इंटीग्रेशन, इधर देखो x² इंटू dx मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस इंटीग्रेशन 2x dx प्लस इंटीग्रेशन 3 dx, ये करेंगे ना। अब बता इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³ / 3। 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² / 2 आएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे भाई अभी तुम लोग को बताया था मैं, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x। क्या होता है dx का इंटीग्रेशन, x। अगर तुम इसमें से 3 बाहर निकाल दो तो क्या बच जाएगा, dx। और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x। ये पूरा क्या आ जाएगा, 3x। कहाँ बुद्धि है, बस कांस्टेंट दिखा 0 कर दो। अब तुम इसके पास कैसे आ गया, जहां जब खाली वहां बैठा हो, वर्क निकल गया। अब देखो वर्क बराबर कितना आया, x³ डिवाइड बाय 3 प्लस x² प्लस 3x। और क्या भूल गए मैं इसमें डालना, लिमिट। कहां से, 0 से लेकर, सबसे पहले क्या डालेंगे, अपर लिमिट। डालो अपर लिमिट। अपर लिमिट में क्या है, x बराबर 2, हर जगह 2 डालो। 2 का क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस, फिर क्या करेंगे, लोअर लिमिट। अगर सब में लोअर लिमिट डालेंगे क्या आ जाएगा, 0। तो उसको लिखने को जरूरत है नहीं, सिंपली 0 लिख देते हैं। अब बताओ कितना आया, 8/3 प्लस 4 प्लस 6, 6 4 10, 30 और 8 38, 38/3 जूल। तीर दे मारो, लास्ट में कैलकुलेशन किए हो। 3x का इंटीग्रेशन, 3 का इंटीग्रेशन 0 लिख रहे हो तुम लोग, समझ में आया, हो गया। चलो एक और दे दूं, पक्का इस बार गलती करेगा, हाँ करेगा ही, तुम्हारी फितरत है तुम लोगों।
चलो इधर देखो, एक ब्लॉक है जिस पे एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, और वो जो फोर्स लग रहा है वो कुछ ऐसा है, 3x आई कैप प्लस 3x² आई कैप प्लस 2x जे कैप प्लस 4x³ ठीक है। अब फोर्स कितने डायरेक्शन में लग रहा है, 3 स्पेस में लग रहा है। तो अब उसको मैं x बराबर 1 से लेके x बराबर 2 नहीं ले जाऊंगा, एक कोऑर्डिनेट से उठाकर दूसरे कोऑर्डिनेट पे ले जाऊंगा, ठीक है। तो इनिशियल जो कोऑर्डिनेट है, कौन सा कोऑर्डिनेट, इनिशियल, मतलब आर आई वेक्टर, वो मान लेते हैं 0,0,0, मतलब पहले कहाँ था, ओरिजिन, उठा के उसको फाइनल कहाँ ले जाते हैं, 1,2, ऐसे लिखो, 2, 3,1, 3, काम करो, 2,3 हो जाएगा ना, अच्छा ये कम आएगा, वो ज्यादा आ जाएगा ना, तो इसको 3 कर दो, इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो। कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, 0,0,0 से कहाँ ले जा रहे हैं, 3,1,2। अब देखो, ये देखो ये कैसे होगा मैं बता देता हूँ। वर्क डन का क्या फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स, यहां डी एक्स लिखूंगा नहीं, यहां क्या लिखूंगा, डी आर, यहां क्या लिखूंगा, डी आर। एक्स नहीं लिख सकता हूं क्योंकि सिंपली एक्स में फोर्स नहीं लग रहा है, वाई में भी नहीं लग रहा है, जेड में भी नहीं लग रहा, किनों में लग रहा है, तीनों में। अब बताओ डी आर वेक्टर क्या होगा, डी आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, यही होगा ना। आर पोजीशन वेक्टर होता, बताया था ना, वेक्टर होता जिस स्पेस वाला वेक्टर जिसमें एक्स भी होता, वाई भी होता और जेड भी होता। अब देखो कैसे लिखेंगे, वर्क डन, फोर्स क्या है, 3x² 2x प्लस 4x, क्या देखो, हाँ वो मैं रैंडम ही लिखा हूं, मतलब यहां से उठा के वहां ले गया, फोर्स भी मैंने ऐसे दे दिया। चलो देखो, 3x² आई कैप प्लस 2x जे कैप प्लस 4x³ के कैप, ये हो गया फोर्स। एफ डॉट डी एक्स, यहां पे क्या लगाएंगे, डॉट, और डी एक्स वेक्टर, सॉरी डी आर वेक्टर क्या है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, क्लियर हो गया। अब ए डॉट बढ़ाया था ना, ए डॉट बी में आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे से और के को के से, क्लियर है। अब देखो वर्क डन बराबर, इंटीग्रेशन तो रहेगा ही, 3x² किससे मल्टीप्लाई करेगा इसको, dx से, तो ये सिंपली मल्टीप्लाई होकर क्या जाएगा, 3x² dx, क्योंकि i डॉट आई क्या होता है 1 और i डॉट j क्या होता है 0, क्योंकि i और j के बीच में कितना एंगल है 90 और cos 90 कितना होता है 0, इसलिए इसको j और k से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 2xj, ये किससे मल्टीप्लाई होगा j वाले से, इसका वर्क क्या हो जाएगा, अच्छा 2x लिख दिया हूं मैं, काम करो, इसको y करो, इसको z करो, ठीक है, इसको y करो, इसको z करो, फिर इंटीग्रेट ही नहीं कर पाओगे ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2y dy प्लस, अब z वालों किससे मल्टीप्लाई करेंगे, z से, इंटीग्रेशन 4z³ dz, ठीक है। अब बताओ x का इनिशियल पोजीशन क्या था, x इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है 0, x का फाइनल पोजीशन क्या है 3, क्या है 3, y का इनिशियल पोजीशन 0 और फाइनल 1, z का 0 और 2, 0 और 2, इसका अपना सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे और तीनों को जोड़ देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा x³ कहां से कहां 0 से 3 प्लस इसका क्या हो जाएगा y² कहां से कहां 0 से 1 प्लस इसका क्या हो जाएगा z के पावर 4 कहां से कहां 0 से 2, क्लियर है। अब बता 0 से 3 में इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर, इसको क्या करेंगे पहले 3 का क्यूब माइनस 0 का
प्लस इसको क्या करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 का पावर 4 माइनस 0 का पावर 4, ये क्या हो जाएगा 27 प्लस 1 प्लस 16 44 जूल। आसान है, है? ये बहुत आसान है, तुम लोग को इंटीग्रेशन की वजह से टफ लग रहा होगा बट है बहुत आसान। सिंपल एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, जो कि मैं पढ़ा रखा हूं पहले डॉट प्रोडक्ट। इसी मेहनत से पढ़ते रहोगे तो तुम लोग 10th में भी जेई मेंस दोगे तो पास कर जाओगे। बस हाँ, खाली ऐसा नहीं कि पढ़ना है, पढ़ने के बाद घर पे भी जाकर पढ़ना। देखो जो घर पे जाकर पढ़ता है उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, और जो घर पे जाकर नहीं पढ़ रहा वो यहाँ पे आकर सोच रहा है टेंशन में, अच्छा ये कैसे लिख दिया सर। 25 हम पे छोड़ो, तुम पढ़ने पे फोकस करो। हो गया ये? सब आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? और ये टफ लग रहा है तुमको? किसको ये टफ लग रहा है बोले एक बार और। एक नहीं, तुमको तो हर कुछ टफ लग रहा है। प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत आसान है। एक ब्लॉक है, इधर देखो एक ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स लग रहा है। हाँ इधर देखो, इस पे एक फोर्स एफ क्या लग रहा है 2i कैप प्लस 3y जे कैप, नहीं 2i कैप है, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप प्लस जेड के कैप। एक फोर्स लग रहा है एफ, क्लियर है? और इसको कहां से कहां ले जा रहे हैं? इनिशियल जो पोजीशन वेक्टर है r1 है वो है 0,0,0, और r2 जो फाइनल पोजीशन है 1,2,3। बताओ कितना वर्क करेगा? एफ डॉट डी आर, इसको जब इंटीग्रेट किया तो क्या आया एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। मतलब एक्स को एक्स के साथ करो, वाई को वाई के साथ करो, जेड को जेड के साथ करो। इसमें एक्स कितना है बताओ? एक्स कंपोनेंट कितना फोर्स का 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स, कहां से कहां 0 से 1, प्लस वाई कंपोनेंट कितना है 3y स्क्वायर, मतलब 3y स्क्वायर डी वाई, कहां से कहां 0 से 2, 2 है, ये y तुमको 2 1 दिख रहा है, प्लस z कितना है z, तो z डी जेड कहां से कहां 0 से 3, बस इंटीग्रेट करो सॉल्व कर दो। पता नहीं, मैं तो ऐसे रैंडम दे रहा हूँ, एक भी मेरे पास आंसर है नहीं किसी का। ये तो मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि 2 होगा, ये जहां तक मुझे समझ में आ रहा है 2 का वाई क्यू हो जाएगा 8, प्लस ये हो जाएगा 9/2। फिक्स तो नहीं आएगा बेटा, पॉइंट में आएगा। कितना आ रहा है 8 2 10, अच्छा हाँ 14.5 जूल आएगा। तुम लोग को मैं यहाँ ला कर फिजिक्स तो खत्म कर दिया, मैं खुद मैथ करना था, वो भी नहीं हो रहा तुमसे। हो गया ये, मैं एक और लास्ट दे रहा हूँ, इस बार मैं करूंगा नहीं, तुम लोग खुद कर लेना, आंसर बता देना मुझे। ब्लॉक है जिस पे एक फोर्स एफ लग रहा है,
एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। फोर्स कहाँ से कहाँ है, 0,0,1 R1 से R2 कहाँ जा रहा है, 1,1,4। निकालो फटाफट जिनका। सिंपली एक्स का इंटीग्रेट करो, एक बार y2 को करो, एक बार 3 को करो। कितना है आंसर इसका, कितना, 14.5 जूल। इसका भी आ रहा है, क्या जगह इससे, इसका x dx कहाँ से कहाँ, 0 से 1 प्लस 2 dy कहाँ से कहाँ, 0 से 1, 1 से 0। ये R2 है, वो R1 है, प्लस इंटीग्रेशन 3 dz 1 से 4, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा मतलब 0.5 प्लस 2x हो जाएगा मतलब सिंपली 2 प्लस ये हो जाएगा 3z हो जाएगा ना, तो चरती 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा और 4 माइनस 1 3 9, 9 आएगा ना, 9 11.5 जी। क्लियर है, अगर नहीं आ रहा तो फिर घर पे जाकर उसको अच्छे से रिवीजन मारना। हो गया, ये आगे बढ़े। चलो देखो, वैसे ये आज कंप्लीट तो हो नहीं पाएगा, मैं यहाँ तक सोच कर आया था कि तुम लोग को ये दोनों पढ़ा दूंगा, बट तुम लोग इंटीग्रेशन पढ़ के नहीं आए, उसी में टाइम खींच गया। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा सोचो, एक वेज है, ठीक है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया मैं, जिसका मास कितना है m, और ये एंगल फिलहाल मान लो थीटा, ठीक है, और ये वाला जो हाइट है ना, इसको मान लो h और इसको मान लो l, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, तो बताओ tan थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, h बाई क्या होता है, p बाई। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, मैं तुम लोग को और आसान कर देता हूँ, इसको मान लो l, ठीक है। चलो क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ पे आप tan थीटा नहीं क्या लिख सकते हैं, sin थीटा। sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h बाई एल। समझ में आ रहा है, sin थीटा बराबर क्या होगा, h बाई एल। और cos थीटा बराबर निकालो ना, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर डिवाइड बाई एल। अरे भाई ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। पाइथागोरस कौन यूज करेगा, मैं। हो गया ये। चलो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं थोड़ा देर के लिए। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो बताओ इसका वेट किधर लगेगा, नीचे, और ये चल किधर रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे जा रहा है ये, चलो ऊपर जा रहा है, किधर जा रहा है, ऊपर। मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है, जा रहा कि नहीं जा रहा वो छोड़ दो, हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर, ठीक है। वर्क कितना है यहाँ पे, सॉरी वेट कितना है, m इंटू जी, और मान लो इसको l हाइट ले जा रहा हूँ। अगर इस w का मुझे
वर्क लिखना हो, इस W को क्या लिखना हो, वर्क, तो बताओ कैसे लिखेंगे, वर्क डन। अच्छा ये कांस्टेंट फोर्स है, इंटीग्रेट करने की जरूरत है नहीं, क्या लिखेंगे, F डॉट डी, मतलब क्या, F D cos थीटा, ठीक है। F कितना है यहाँ पे, M इंटू जी, और D कितना है, L, और cos थीटा कितना है, बोलो cos थीटा, नहीं है, इनके बीच में एंगल कितना है, 90 प्लस थीटा है, नहीं दिख रहा है तुम लोग को, देखो क्या करेगा तुम लोग, क्या होगा तुम लोग का, अरे भाई ये एंगल थीटा दे रखा हूं, ये वेट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा, बस खाली थीटा थीटा आ रहा है, लिखते जाओ थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, इसको सॉल्व करो क्या जाएगा, एम जी एल, इसको क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ साइन थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, क्या वर्क डन बाय दिस फोर्स आ गया, कितना आया, माइनस एम जी एल साइन थीटा। एक चीज और, इस वाले फॉर्मूला से लिखो तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच बाई एल, एल को मल्टीप्लाई कर दो, एल साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं, एच, माइनस नहीं, क्या लिख सकता हूं, एच। अब बता इसका वर्क क्या हो जाएगा, माइनस एम जी, और इसको क्या लिख दूंगा, एच, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, एम जी एच। अच्छा इसे ध्यान से देखो, चलो अभी इधर देखो, अभी खत्म नहीं हुआ है, एक बार इस ब्लॉक को कैसे लगे, मैं इस इंक्लाइंड प्लेन पे, वर्क कितना है, माइनस एम जी एच। चलो ये मान लो कि रास्ता नंबर 1 है, वर्क डन बाय पाथ 1, ये कौन सा रास्ता है, पहला। अब मैं इसको दूसरे रास्ते से ले जाता हूँ, कैसे ले जाऊंगा, और बता ले जाने का और कौन सा रास्ता है, यहाँ से ऐसे ले जाऊं और फिर ऐसे चढ़ा दूं, हो सकता है ना, चलो वर्क डन बाय रास्ता 2 निकालता हूं। अब बताओ जब इस रास्ते से जाएगा, जब इस रास्ते पे चलेगा नीचे वाले पे, एम जी किधर, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट किधर, लेफ्ट में, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90, इस पूरे रास्ते में वर्क कितना, 0। अभी तक पहुंच गया क्या, नहीं, अब ऊपर चढ़ना है, ऊपर में बताओ डिस्प्लेस फोर्स किधर, नीचे, कितना, एम जी, डिस्प्लेसमेंट कितना, एच, कितना, ऊपर, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180, तो वर्क कितना जाएगा, माइनस एम जी एच, यहां से भी वर्क कितना आया, माइनस एम जी एच, और ऊपर से भी वर्क कितना आया, एम माइनस एम जी एच। मतलब तुम किसी भी रास्ते से ले जाओ, क्या उस रास्ते पे डिपेंड कर रहा है या इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, तो वैसा फोर्स जिसका वर्क इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता हो, किस रास्ते से ले जा रहा हो उसे मतलब नहीं है, वैसे फोर्स को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, लिखो इस बात को, कंजर्वेटिव, और दूसरे साइड लिख लेना नॉन कंजर्वेटिव, इसको और डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स वैसा फोर्स जिसका वर्क डन क्या हो, वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, मतलब कि W1 बराबर W2, मतलब पहला पाथ में जो वर्क होगा वही दूसरा पाथ पे होगा, बट इसका वर्क क्या होगा, डिपेंड करेगा, वर्क कैसे करेगा अभी मैं बता दो, डिपेंड अपॉन पाथ, क्लियर है, इसका वर्क डिपेंड करता सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन या फिर पॉइंट पे। अच्छा एक बात और बताओ, कि मैं इसको यहां से उठाया, ऐसे ले गया और फिर वापस यहाँ ले आया, इनिशियल और पॉइंट फाइनल पॉइंट क्या है, सेम, तो वर्क कितना हो जाएगा एमजी का, 0, क्लियर है, एमजी का वर्क कितना हो जाएगा, 0। तो फॉर क्लोज लूप, अगर कोई एक लूप क्लोज है तो उस पे कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क कितना होगा, 0, तो इस बात को भी लिख लो, वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज 0, जस्ट इसका अपोजिट इधर होगा, एग्जाम्पल में देखो कौन कौन सा फोर्स आएगा, डब्लू कौन सा वेट फोर्स है, मतलब नाम क्या है,
ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन ए कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरा और लिख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तीसरा होता है स्प्रिंग फोर्स। ये सारे क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव है। अब इधर में क्या लिख लो? ऐसा कुछ नहीं बेटा, सारे नहीं, लो लिख दिया तुम्हारे अरमानों पे। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है? नॉन कंजर्वेटिव। आगे चलकर पढ़ोगे मैग्नेटिक फोर्स कैसा है? नॉन कंजर्वेटिव। नॉर्मल रिएक्शन कैसा है? नॉन कंजर्वेटिव। ये सारा नॉन कंजर्वेटिव। कैसे, ये भी देख लेंगे। क्या लिखा हूं मैं? अरे वो इस बात पे डिपेंड करता है, देखो देखो, जैसे मान लो कोई पॉइंट ए है और एक रास्ता है बी। मान लो कि कोई काम कर रहे हैं, कैसे फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। एक बार इस रास्ते से ले गए 1, एक बार इस रास्ते से ले गए 2, एक बार सीधा ले गए 3, तीसरा रास्ता, एक बार ऐसे घुमा के ले गए चौथा रास्ता। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन ऑन पहला रास्ता विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता वर्क डन बाय। क्यों? क्योंकि दोनों का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है? सेम। तो वो सिर्फ सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल और फाइनल। नॉन, और नॉन कंजर्वेटिव में यही जस्ट इसका उल्टा होगा कि पाथ पे डिपेंड करेगा। मतलब कि जब ये नॉन कंजर्वेटिव होगा तो W1 इक्वल नहीं होगा किसके? W2 के। और ये इक्वल नहीं होगा W3, और ये इक्वल नहीं होगा W4। क्लियर है? नॉन कंजर्वेटिव में एग्जांपल देख लेते हैं। चलो देखो, हमने सबसे पहले कौन सा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा? फ्रिक्शन। अब देखो, इधर देखो, मिटा दो इसको। पिछले साल ये ओलंपियाड में पूछा हुआ क्वेश्चन था। क्या पूछा हुआ था बताऊं? जैसे अभी तुम लोग को मैं पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में एनर्जी। तो एनर्जी दो तरह का होता है, एक होता है काइनेटिक और एक होता है पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो डिफाइन ही किसके लिए होता है? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। किसके लिए डिफाइन होता है? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो मतलब कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा बट फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा बट नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा बट मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। तो इसमें पूछा हुआ था क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। लिखा हुआ था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल, फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं। क्वेश्चन आया हुआ ये, ठीक है? हो गया ये? चलो अब आ जाओ, बहुत देर से तुम लोग छाप रहे हो। चलो, एक बात तो समझ में आता है कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन द क्लोज पाथ इज जीरो। कैसे क्लोज पाथ में जीरो है देख लो। जैसे मान लो कि इस यहां पे एक ब्लॉक है, अच्छा यहां पे एक ब्लॉक है, इसको मैं ऐसे ले गया यहां से उठा के। मान लो ये हाइट h है, कितना वर्क करेगा? -mgh। देखो माइनस कैसे याद रखना, ग्रेविटी किधर है? नीचे, और ये किधर जा रहा है? अगेंस्ट ग्रेविटी, तो वर्क क्या होगा? नेगेटिव। क्लोज पाथ का क्या मतलब? यहां से ऐसे गया तो उसको नीचे भी तो लाने पड़ेगा, यहाँ वापस। अब देखो यहां तक ले आए, अब वापस यहां से नीचे आओ, mg किधर लग रहा है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है? नीचे। तो यहां से यहां तक वर्क कितना जगह? +mgh। तो माइनस प्लस क्या हो गया? जीरो। और यहां से वर्क कितना है? जीरो, क्योंकि एंगल कितना है? 90। क्लियर है? अब आ जाओ फ्रिक्शन पे। सोचो इसका मतलब क्या? अब कुली वाला तुम आ जाओ, जब तुम उठा रहे थे अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहे थे, क्या था? -mgh। जब तुम रख दिए +mgh, पूरे साइकिल में वर्क कितना हो गया तुम्हारा? जीरो। अब समझ में आया? अब आ जाओ फ्रिक्शन पे बात। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां से ऐसे चल कर पूरा ऐसे घूम के यहां तक ऐसे आ जाता हूँ वापस, तो ग्रेविटी का वर्क कितना हो गया? जीरो, क्योंकि क्लोज पाथ हो गया। यहाँ पे वैसे भी जीरो है क्योंकि एंगल 90 है। बट सोचो कि मैं ऐसे रगड़ के चल रहा हूँ तो फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, कर रहा है ना? यहाँ तक ऐसे मैं घूम के आया, फ्रिक्शन कुछ वर्क किया? ऐसे देखो, ये सरफेस है,
ये समझो ऐसा, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे समझो। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। ए पॉइंट से खींचते खींच को कहाँ लाए, बी तक। जब ए से इसको मैं खींच के इधर लाया बी तक, फ्रिक्शन किधर लग रहा था, पीछे। तो वर्क क्या हो जाएगा, माइनस में। क्या होगा, माइनस। मान लो -20 जूल, कितना आ गया, -20। मैं इसको यहाँ पहुंचा दिया। अब मैं इसको वापस यहाँ से खींच के आगे ले जा रहा हूँ। अब फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे। अभी भी वर्क कितना होगा, माइनस। अब फिर से कितना होगा, -20 जूल। बता क्लोज लूप के लिए 0 हुआ, नहीं। क्लोज लूप के लिए फ्रिक्शन का वर्क 0 नहीं हुआ। इसीलिए फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है। तो एक काम करो, यहां लिखने के बाद हेडिंग डाल के एक ब्रैकेट में नोट करके लिखो कि पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। कि मतलब कि तभी होगा, अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स है तब उसके साथ पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो उसके साथ पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव। हो गया यहां तक, ठीक है। और भी कंजर्वेटिव फोर्स का तरीका है ढूंढने का, इस क्लास में तो नहीं हो पाएगा। अगले क्लास में हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ेंगे लगभग 20 मिनट के आसपास। इसमें थोड़ा बहुत कुछ कोर्स फोर्सेस देखेंगे। जैसे मान लो कि एक फोर्स लिखा हुआ है x² i कैप प्लस 2y j कैप प्लस z k कैप। तुमको ये बताऊंगा कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है। ना तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ना तो ये ग्रेविटेशनल है, ना तो ये फ्रिक्शन है। कैसा फोर्स है मुझे नहीं पता है, तो इसको मुझे चेक करना होगा कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी। एनर्जी में हम लोग डिफाइन करेंगे दो तरह का एनर्जी, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल एनर्जी। जब ये हो जाएगा उसके बाद पूरे वर्क एनर्जी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहां से ही तुम काइनेमेटिक का क्वेश्चन वापस शुरू कर सकते हो अलग मेथड से, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है। और एक और इसमें आता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वो उतना कुछ खास है नहीं, उसको भी पढ़ा देंगे हम। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम ये होता है, मैं रफली बता देता हूँ। वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यहां से ही सारा इक्वेशन ऑफ मोशन वापस आएगा।